हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोग्राफी की नाम सुनते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कुछ रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बोरिंग होता है। तो ऐसी बात नहीं है, हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को बिल्कुल स्टोरी की तरह देखेंगे। ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे गोल्डन एज या फिर शेक्सपियरियन एज, यानी ये जो विलियम शेक्सपियर हैं इन्हीं के नाम पे एक एज का नाम पड़ गया जिसको शेक्सपियरियन एज भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं उस एज का, तो हम आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन, विलियम शेक्सपियर। यानी विलियम शेक्सपियर को क्या बोला जाता है? इंग्लैंड का नेशनल पोएट या फिर बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। अगर इनकी पैदाइश के बारे में बात करें तो ये 13 अप्रैल 1564 स्ट्रेटफोर्ड अपन एवन यूके में पैदा हुए थे। ठीक है, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम, लंदन आप समझ सकते हैं, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ही वॉज पुअर एंड पुअरली एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ हिज एज। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही गरीब थे। ठीक है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई जो थी वो बहुत ही पुअर थी। यानी उनकी पढ़ाई एक स्टैंडर्ड जो होती है उस टाइप की नहीं हुई थी। यानी उनकी एज बड़ी हो गई थी लेकिन उस हिसाब से अपने एज के हिसाब से उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको एक अच्छी एजुकेशन दे सके। His father, John Shakespeare, was a farmer's son from the neighboring village of Snitterfield. जैसा कि आपने ऊपर देखा कि ये स्ट्रेटफोर्ड में रहते थे यूके में। और इनके अगर पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता जो थे वो एक क्या थे? फार्मर के बेटे थे। यानी इनके दादा के बारे में बात किया जा रहा है कि इनके दादा जो थे वो एक किसान थे और इनके दादा उसी स्ट्रेटफोर्ड के नेबर में ही एक और विलेज थी, एक हाँ उस टाइम में आप विलेज ही समझ सकते हैं, स्नीटरफील्ड नामक, वहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे। और बाद में हु केम टू स्ट्रेटफोर्ड अबाउट 1551, तो ये वहाँ से यानी स्नीटरफील्ड से स्ट्रेटफोर्ड में 1551 में आ गए एंड बिगेन टू प्रॉस्पर एज अ ट्रेडर इन कॉर्न, मीट, लेदर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद से स्ट्रेटफोर्ड में आने के बाद उन्होंने समृद्धि प्राप्त करना स्टार्ट की, यानी वो बहुत सारी चीज़ों में व्यापार करने लगे, जैसे कॉर्न में, मीट में, लेदर में और दूसरे भी तरह के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। हिज मदर मैरी आर्डेन, यानी विलियम शेक्सपियर के माँ के बारे में बात किया जा रहा है। ऊपर तो आपने फादर के बारे में देख लिया कि इनके पिता के पिता यानी दादाजी जो थे वो कहाँ से थे? तो इस नेटरफील्ड से थे और वो एक फार्मर थे। अब मदर के बारे में देखिए, हिज मदर Mary Arden was the daughter of prosperous farmer from an old Warwickshire family of mixed Anglo-Saxon and Norman blood. लेकिन इनकी जो माँ थी वो एक प्रॉस्पेरस फैमिली से थी। ठीक है, और वो भी फार्मर थे लेकिन प्रॉस्पेरस थे। और इनके पूर्वज के बारे में बात करें तो वो एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन ब्लड के मिक्स थे। यानी मतलब एक एंग्लो सेक्सन का हुआ फादर और मदर नॉर्मन ब्लड की थी और इस तरह जाके उनकी आगे जो पीढ़ी थी वो बनी। तो ये बहुत ही प्रॉस्पेरस थे जो कि वारविकशायर फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उनकी माँ वहीं से थी। शेक्सपियर मैरिड एनी हाथवे ऑन नवंबर 28, 1582 इन वर्सेस्टर। अब शेक्सपियर की वाइफ के बारे में बात किया जा रहा है तो उन्होंने नवंबर 28, 1582 में वर्सेस्टर में शादी की, इन कैंटरबरी प्रोविंस। अगर प्रांत की बात करें तो वो कैंटरबरी था और वर्सेस्टर नामक जगह पे। शेक्सपियर वॉज 18 एंड एनी वॉज 26। शेक्सपियर की उम्र सिर्फ 18 साल थी लेकिन एनी जो थी वो 26 ईयर की थी। ही हैड 3 चिल्ड्रेन। ठीक है, शेक्सपियर के कितने चिल्ड्रन थे? 3। द फर्स्ट चाइल्ड और डॉटर दे नेम्ड सुजाना। पहली जो औलाद थी उनके नाम था उनका नाम था सुजाना। ठीक है, वॉज बॉर्न ऑन मई 26, 1583, जो कि उनका बॉर्न हुआ था मई 26, 1583। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि विलियम शेक्सपियर का जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जिस ईयर में वो डाइड किए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि उनके
फादर मदर या फिर उनके चिल्ड्रेन का जो भी ईयर दिया हो बॉर्न का, या फिर इस ईयर में ये यहाँ से वहाँ गए, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको काफ़ी अच्छे से एक सीक्वेंस में समझ में आए। यहाँ पे कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक स्टोरी की तरह इसे देखते जाइए। तो आपने उनके बेटे के बारे में देख लिया कि उनका नाम सुजाना था और जो सबसे पहली औलाद थी वो बेटी ही थी। ठीक है। 2 years later, on February 2, 1585, twins Hamnet and Judith were born. अब फिर लगभग 2 साल बाद 2 बच्चे फिर हुए और वो ट्विंस हुए, एक हैमनेट और दूसरा जूडिथ। ठीक है। हैमनेट लेटर डाइड ऑफ अननोन कॉज एट एज 11। जो हैमनेट था वो मर गया। अब ये पता नहीं चला कि उसकी कारण क्या थी और उस समय उनकी उम्र थी 11 साल। About the year 1587, शेक्सपियर लेफ्ट हिज फैमिली एंड वेंट टू लंदन। अब कहा जाता है कि लगभग 1587 में शेक्सपियर जो थे वो अपनी फैमिली को छोड़ दिए और लंदन चले गए। शेक्सपियर was trained first as an actor, second as a reviser of old plays and last as a dramatist। कहा जाता है कि शेक्सपियर जब लंदन गए तो उस समय वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो वहाँ पे उन्हें एक ट्रेंड की तरह काम लिया गया। ठीक है। शेक्सपियर वहाँ पे किस तरह ट्रेंड हुए, तो सबसे पहले वो एक्टर बने। ठीक है। उसके बाद से रिवाइजर ऑफ ओल्ड प्लेज, उसके बाद से उन्होंने जितने भी पुराने प्लेस थे उसको रिवाइज किया यानी रिन्यू किया। ठीक है। और लास्ट में उन्होंने अपने आप को किस तरह ट्रेंड किया, तो ड्रामाटिस्ट के रूप में अपने आप को ट्रेंड किया। ही वर्कड विद अदर प्ले राइट्स एंड लर्न देयर सीक्रेट। उसके बाद से उन्होंने दूसरे जो महान प्ले राइट्स थे उस समय के, उनके साथ काम किया और उनका सीक्रेट के बारे में जाना, यानी वो किस तरह सक्सेसफुल हैं, क्या करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में कि पहले तो वो लंदन गए काम की तलाश में। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे एक्टर के रूप में ट्रेंड किया। उसके बाद से जितने भी ओल्ड प्लेस थी उनको वहाँ पे क्या किया, उन्होंने रिवाइज किया और फिर लास्ट में अपने आप को ड्रामाटिस्ट के रूप में उभारा। ठीक है। अब उनके वर्क्स के बारे में हम जानते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट एंड पोएट। ठीक है। यहाँ पे वर्क्स का मतलब रचनाएं, उन्होंने कौन कौन सी जो फेमस बुक लिखी, प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, मतलब जितने भी प्ले लिखे, ड्रामा लिखे, वो सारी चीज़ें। तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट एंड पोएट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या थे, तो बहुत ही फेमस प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट और पोएट थे। इज फेमस वर्क आर रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो एक्सेट्रा। उनका जो सबसे फेमस वर्क है वो है रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, ओथेलो। His works are based on tragedy and comedy that includes a number of variety, range and versatility, and he had excellent command over language। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उनकी जो रचनाएं थी वो किस पे बेस्ड थी, तो ट्रेजेडी पे और कॉमेडी पे थी, जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ वैरायटी को इंक्लूड करती हैं। यानी एक ही चीज़ पे वो बेस्ड नहीं थी, अलग अलग चीज़ों पे बहुत सारे वैरायटी पे उन्होंने लिखा। ठीक है। और उनकी पकड़ जो लैंग्वेज पे थी वो बहुत ही अच्छी थी। ही यूज कैटरिंग टू द ग्राउंडिंग्स दैट कॉन्सिक्वेंसेज इनॉर्मस क्राउड एंड ऑल्सो पॉपुलरिटी। यहाँ पे उनकी थिएटर के बारे में बात किया जा रहा है कि जब उनका प्ले चालू होता था, स्टार्ट चालू होता था, तो जो लोग अंदर उस उनके थिएटर में अंदर नहीं आ सकते थे, वो बाहर ही बैठ करके देखा करते थे, तो उनको यहाँ पे उन्होंने खाने का भी इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से उनकी प्ले को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारा क्राउड जमा हो जाता था। एज ए ट्रेजेडी एंड्स विद स्टैप्ड, डिसअपियर्स, ब्लाइंडेड, स्नेक बाइट एक्सेट्रा। और उनकी जो ट्रेजेडी थी, यानी जो ट्रेजेडी थी वो किस तरह ख़त्म होती थी, या तो एंड में छुरा से मार दिया जाता था, या फिर वो जो मेन कैरेक्टर था वो गायब ही हो जाता था, या फिर अंधा हो जाता था, या फिर उन्हें सांप के द्वारा काट दिया जाता था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी एंड में। हिज कंट्रीब्यूशन टू द रिनेसांस इज रिमार्केबल बिकॉज ही क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ प्ले राइटिंग।
कहा जाता है कि उनका जो योगदान है रिनेसां में यानी पुनर्जागरण जो युग कहा जाता है उस समय बहुत ही विख्यात इनका कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उन्होंने प्ले को एक नया स्टाइल दिया। ठीक है, उसी घिसे पीटे वर्क पे वो काम नहीं करते रहे, एक नए अंदाज में उन्होंने प्ले को पेश किया। ही मिक्स्ड बोथ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इनटू वन। और उन्होंने क्या किया कि ट्रेजेडी उसको कहते हैं जो दुखद, जिसमें सारी चीज़ें दुखद होती है, और एंडिंग होती है प्ले की वो एकदम दुख से भरा होता है, और कॉमेडी जो होता है वो पूरी तरह कॉमेडी यानी हास्य से भरा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्ले में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों मिक्स करके दिया। बट इफ़ वी सी बैक दैन दैट कॉमेडीज वेयर कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज वर ट्रेजेडीज। लेकिन इनके पहले अगर हम पीछे पलट कर देखते हैं तो उस समय कॉमेडीज सिर्फ कॉमेडीज ही थी और ट्रेजेडी सिर्फ ट्रेजेडी, यानी कोई चीज़ मिक्स नहीं थी। दे वेयर नेवर कोलैबोरेटेड, कभी वो एक दूसरे में शामिल नहीं हुए, यानी जो ट्रेजेडी था वो पूरी तरह ट्रेजेडी, कॉमेडी पूरी तरह कॉमेडी, यानी एक दूसरे में कभी सम्मिलित करके पेश नहीं किया गया। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज थिएटर द ग्लोब। और यहाँ पे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थिएटर था द ग्लोब, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। विलियम शेक्सपियर का जो थिएटर था उसका क्या नाम था? द ग्लोब। तो इसके लिए वो बहुत जाने जाते थे और फेमस भी हुए। ड्यू टू द दिस ग्रेट डेवलपमेंट हिज पीरियड इज नोन एज शेक्सपियर एज और गोल्डन एज और अर्ली मॉडर्न एज। और इस वजह से, इस ग्रेट डेवलपमेंट की वजह से उनके काल में इस एज को बोला जाता है शेक्सपियर एज, गोल्डन एज या अर्ली मॉडर्न एज। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग फैक्ट्स थोड़ी सी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि, और हमारा किताब भी बताता है, ये सारी चीज़ें अभी जो आप देख रहे हैं ये यूं ही अपने मन से नहीं लिखा गया है, इसको बहुत सारे बुक से लेकर के देखा गया है। जैसे एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ये सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल भी करके देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा सब दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गए। ठीक है, हुए तो इसके पीछे बहुत सारा सस्पिशन भी और क्वेश्चन भी उठता है। ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंसेज वी फाइंड दैट नाइदर ऑफ द पोएट्स पेरेंट्स कुड रीड और राइट। कुछ अगर प्रमाण के तौर पे बात करें, प्रमाण के आधार पे बात करें, तो जो पोएट है यानी विलियम शेक्सपियर है, इनके पेरेंट्स कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। दिस वॉज प्रोबेबली ट्रू ऑफ हिज मदर। और ये संभवतः अगर ज़्यादातर बात करें तो इनकी माँ के बारे में है कि माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। बट सम एविडेंसेज इंडिकेट्स दैट हिज फादर कुड हार्डली साइन। लेकिन यहाँ पे कुछ एविडेंस ये भी दर्शाता है कि उनके पिता जो है वो बहुत मुश्किल से सिग्नेचर कर पाते थे, बस सिग्नेचर तक ही। His financial condition was not so good. His leads to away from his university education. This leads to away from his university education। और जिसकी वजह से मतलब वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। ठीक है, सो वी कैन गेस दैट ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड लाइक अदर ड्रामाटिस्ट एंड स्कॉलर्स। और इस तौर पे हम ये बात कह सकते हैं कि वो दूसरे ड्रामाटिस्ट और स्कॉलर्स की तरह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एज वी नो इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड ही वेंट टू लंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि वो रोजी रोटी की तलाश में वो कहाँ गए थे? लंदन चले गए थे। फर्स्टली ही ज्वाइन इन थिएटर एज वर्कर एंड बिकेम ऑनर अलॉन्ग विद दिस ही वॉज बिजनेस मैन। सबसे पहले उन्होंने लंदन में गए तो किस तरह काम किए? तो एक वर्कर के तौर पे थिएटर में काम किया, और उसके बाद से उसी थिएटर का ये ऑनर बन गए अपनी मेहनत व लगन के कारण। और बाद में बिजनेसमैन भी बने, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर एंड वेरी सुन बिकेम ड्रामाटिस्ट। और बहुत जल्दी ही ड्रामाटिस्ट भी बन गए, प्ले राइट एंड पोएट। देयर आर मेनी वर्क्स दैट हैज़ रिटन बाय द हेल्प ऑफ अदर ड्रामाटिस्ट। कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे रचनाएं हैं जो दूसरे ड्रामाटिस्ट के हेल्प लेकर उन्होंने लिखे हैं। जैसे कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी का जो हेनरी फोर्थ है उसका पार्ट 1 लिखा गया है। ठीक है, वॉज रिटन बाई द हेल्प ऑफ थॉमस नास। और ये किसके हेल्प से लिखा गया? थॉमस नास की हेल्प से लिखा गया। मेनी फीचर्स ऑफ हैमलेट एंड वेबस्टर रिजेम्बल्स फ्रॉम थॉमस किड्स वर्क। और बहुत सारा जो फीचर है हैमलेट का या फिर वेबस्टर का, वो थॉमस किड के वर्क से एकदम मिलता जुलता है। द प्लॉट ऑफ हिज
एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम थॉमस लॉस वर्क रोजालिंड। और फिर एज यू लाइक इट जो प्ले है उसका जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया है, तो थॉमस लॉज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है रोजालिंड, उससे लिया गया है। ही ऑल्सो फॉलोड जॉन लिलीज स्टाइल ऑफ राइटिंग, और उन्होंने इसके साथ जॉन लिली का जो लिखने का स्टाइल था उसको भी फॉलो किया है। एंड देयर आर डिफरेंट सिग्नेचर्स इन हिज ऑल वर्क्स। बताइए, एक इंसान अपने जीवन में एक ही सिग्नेचर करता है या फिर अलग अलग करेगा? नहीं, कोई भी इंसान एक ही सिग्नेचर करेगा अगर वो अच्छा से पढ़ा लिखा है तो। मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ना, मतलब ना के बराबर पढ़े हैं फिर भी सिग्नेचर करना जानते हैं। तो थोड़ा बहुत मात्रा की गलत हो सकती है, मात्रा गलत हो सकती है, लेकिन बहुत सारे विलियम शेक्सपियर के वर्क्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ तक कि उनके सिग्नेचर भी डिफरेंट थे, अलग अलग वर्क में अलग अलग सिग्नेचर थे। अब ये कहाँ तक सच है, लेकिन बहुत सारे एविडेंस ये हमें बताते हैं। He was also not so conscious to collect and publish his works than later his two friends John Hammond and Henry Condell published his works together। उस उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने वर्क को लेकर के इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे कि वो सारे वर्क्स को कलेक्ट करे और अपने वर्क्स को पब्लिश करा सके। लेकिन बाद में उनके जो दो बेस्ट फ्रेंड थे जॉन हेमिंज और हेनरी कॉन्डेल, उन्होंने उनके वर्क्स को इकट्ठा किया, उसके बाद से पब्लिश कराया। द क्वेश्चन इज दैट डिस्पाइट सो मेनी शॉर्ट कमिंग्स हाउ डिड ही बिकेम सो फेमस। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कमियों के होने के बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी प्रसिद्धि कैसे पाली। तो आई होप शेक्सपियर की बायोग्राफी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप और भी इम्पोर्टेंट बायोग्राफी को देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।